Hello students, welcome back to Concept Live. I hope you all are doing well. So in this session we will talk about gravitation. What is gravitation? What is gravity? Okay. So we have learned about in last chapter, in chapters 8 and 9, about motion of objects and force and laws of motion. So in this session we will talk about gravitation. Brief introduction. Gravity and gravitation, universal law of gravitation, importance of the universal law of gravitation. So ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर 10 में मीन्स ग्रेविटेशन में हम कवर करेंगे. ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, importance of the universal law of gravitation, free fall, acceleration due to gravity, to calculate the value of gravity, and motion of object under the influence of gravitational force, mass and weight, thrust and pressure, buoyancy, Archimedes principle and relative density. तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर ग्रेविटेशन में हम कवर करेंगे वन बाय वन. सो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, बेसिकली ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन क्या होता है. तो आज के इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो what we are going to learn today: gravity and gravitation, universal law of gravitation, importance of the universal law of gravitation. Okay, now gravity क्या होता है? Gravity is the earth gravitation pull on a body lying on or near the surface of the earth. ये तो आपको पता ही होगा, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं. न्यूटन, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि तब न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर एक एप्पल उसके सिर के ऊपर फॉल हुआ. तो न्यूटन के माइंड में एकदम से आया कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों फॉल हुआ. वो अपवर्ड, लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था. हवा में जा सकता था या फिर उसके पीछे जा सकता था, आगे गिर सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था. बट जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, अर्थ के सरफेस पे ही एप्पल क्यों गिरा, ऐसा क्यों हुआ. तो न्यूटन के माइंड में ये बात आई, तब उसने सोचा और उसने कंक्लूजन निकाला कि जो एप्पल है वो नीचे किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स. अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स को हम कैसे समझते हैं? सी, what is gravitational force? Means it is a force of attraction between any two objects in the universe. Means न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो ये था, वो यूनिवर्स को लेके चलता था. ये नहीं है कि मतलब लाइक कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसने उसी के बारे में बता के और छोड़ दिया. बट न्यूटन ने यूनिवर्स की बात करी अपने इस लॉ में, मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम पढ़ेंगे. तो ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्क्राइब करते टाइम न्यूटन ने यूनिवर्स के बारे में बताया. मीन्स यूनिवर्स में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो मून है, सन है, अर्थ है, जो अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो न्यूटन ने इन सब के बारे में बताया कि मतलब कैसे जो अर्थ के सरफेस के साइड अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स वी ऑल नो मून गोज अराउंड द अर्थ, सन गोज, प्लैनेट्स गोज अराउंड द सन. तो हम सबको पता है जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है. वैसे ही जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो उसके पीछे रिवॉल्व करने का रीजन क्या है? बिकॉज उनके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स होगी. तो वो फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाली फोर्स, मतलब किन्हीं भी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं
प्रेजेंट हैं दो ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो यहाँ पे हम जो फोर्स की बात करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सी, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे कोई बॉडी है और जो बॉडी है वो नीचे की तरफ फॉल हो रही है, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैंने सपोज कोई भी स्टोन है, मैंने वो ऊपर थ्रो किया, बट जैसे ही मैंने उसको एक सर्टेन हाइट पे मैंने उसको थ्रो किया, आफ्टर फ्यू मोमेंट जो स्टोन है वो कहाँ पे आया, सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसको हवा में थ्रो किया था, वो कहीं और भी जा सकता था, मींस हवा से मतलब जो हमारा स्पेस है उसमें भी जा सकता था, बट जो स्टोन है वो अर्थ के सरफेस पे ही क्यों आया। क्वेश्चन हमारा ये आता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस पे और मास पे डिपेंड होती है, मींस जो ऑब्जेक्ट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो मास है, जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर जो बॉल मैंने ऊपर थ्रो करी या फिर मैंने कोई स्टोन ऊपर फेंका, तो उससे ज्यादा जो मास है वो अर्थ का है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने साइड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर हम, चलो ये हमें पता चल गया कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स है तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लाइक मेरे पास दो पेन है, ठीक है, अगर मैं उन दोनों पेनों के बीच में भी तो कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अब आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो दोनों फोर्स अट्रैक्ट करने के बाद मतलब चिपक क्यों नहीं जाते? तो उसका रीजन ये है, आप सबको पता होगा, सपोज यहाँ पे कोई एक बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर दो छोटे छोटे मैग्नेट रख देती हूँ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स है जो इनको एक दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट वहीं जो ये मैग्नेट है, ये छोटे मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट ज्यादा होगा या फिर जिसका मास ज्यादा है उसके साइड ज्यादा अट्रैक्ट होगा? तो इसका क्या आंसर, जो दोनों जो मैग्नेट है वो किसके साइड अट्रैक्ट होंगे, बड़े मैग्नेट की साइड। अगर हम वहीं पे बात करते हैं अर्थ के सरफेस की, ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस। अब अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, लाइक कोई दो पेन है, तो वो दोनों पेन एक दूसरे के साइड अट्रैक्ट होना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर जिसका मास ज्यादा है मींस अर्थ के साइड अट्रैक्ट ज्यादा होंगे? तो उसका क्या रीजन है, अर्थ की साइड। अगर मैं दोनों पेन को पकड़ के मैं इनको ऐसे करती हूँ तो वो दोनों डाउनवर्ड जाएंगे, बिकॉज जो अर्थ का जो मास है वो अपने साइड उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स मींस it is a force of attraction between any two bodies due to their mass। उनके मास की वजह से जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं अर्थ का और मून का। अब आपको ये तो होगा कि चलो ठीक है, जब मास पे ही चीज डिपेंड है, डिस्टेंस पे ही डिपेंड है, तो जो हमारा मून है वो भी तो फिर अर्थ अपने साइड उसको अट्रैक्ट करेगी, जैसे रबर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे अर्थ के पास है उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो मून है उसको अर्थ अपने साइड अट्रैक्ट करे? जो मून है वो अर्थ के सरफेस पे क्यों नहीं आ जाता, है ना? तो बट आप सबको पता है जो अर्थ है और जो मून है, दोनों का जो मास है वो कितना है, बहुत ज्यादा है। दोनों एक हेवनली बॉडी है, तो दोनों का मास ज्यादा है। मीन्स सपोज करो ये हमारा अर्थ है और ये हमारी मून है, और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था उससे आपको पता था कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस जो अर्थ और मून है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मींस दोनों एक दूसरे की साइड पुल करेंगे। बट एक और बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि यहाँ पे एक फोर्स होगी जो क्या होगी, किसके इक्वल,
mass into में acceleration means mass into में acceleration। अगर हमारा मास ज्यादा होगा तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कम होगा। अगर हमारा जो एक्सेलरेशन कम होगा तो जो अर्थ है और जो मून है वो अपने प्लेस पे ही बाउंडेड होगी, जिसकी वजह से उनका एक सर्कुलर मोशन होगा। तो उसकी वजह से दोनों के बीच का जो मास है कितना है, दोनों का मास हैवी है, बट ड्यू टू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वहां पे क्या है, यहाँ पे बहुत कम है। तो एक्सेलरेशन कम होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से जो अर्थ और जो मून है वो अपने प्लेस पे रह के, मून अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है वो, और वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आता, वो उसके चारों तरफ ही रिवॉल्व करता है इन ए सर्कुलर मोशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज आप एक एग्जांपल लेके देखो, जो आप खेलते थे, आपने कोई एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड के आपने स्टोन को बांध के आप ऐसे रिवॉल्व करते हो, तो अगर हम उसको रिवॉल्व कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में, तो जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा उससे वो ब्रेक होने के बाद कैसे जाएगा, टेंजेंशियली। तो टेंजेंट जाने के बाद उसमें क्या होगा, एक मोशन होगा, और एक सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जैसे जो हम मून में भी वो चीज देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था कि कैसे जो मून है वो हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे अट्रैक्ट नहीं होता है, अर्थ के सरफेस पे नहीं आता है, वो उसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट है सन का और प्लैनेट का, जैसे हमने अर्थ और मून का देखा। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये भी किसने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। मींस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फोर्स के साथ, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, जो कि उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच का जो स्केल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, और उस लाइन से जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स उनके बीच, उनके जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये हमारा क्या था, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डेरिवेशन फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे समझते हैं, देखो। से लेट्स कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास है, ए बॉडी का मास कितना है, m1, और जो हमारी बी बॉडी है उसका मास कितना है हमारा, m2। उसके बाद अब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, r। ए से बी जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, r। उसके बाद देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उन दोनों, अब हमने जो बात करी थी ग्रेविटेशन फोर्स क्या बताता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स एग्जिस्ट होती है, तो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट हो रही है दोनों के बीच में, जो ए किसकी साइड हो रही है, ए की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस साइड है, बी की साइड है, और बी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है किस साइड लगा रहा है, ए की साइड लगा रहा है। मींस दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। So this force is directly proportional to the product of their mass. Means जो ये फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, उसके उन दोनों के जो दो बॉडीज है, हमारी बॉडी ए एंड बॉडी बी, उन दोनों के ऊपर जो मास है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस वो क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सी
ये जो हमारी फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के मास के। और हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस जो इनका डिस्टेंस था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद इफ वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट g, मींस अगर हम इस डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसको हमने नाम दिया g। g is the constant of a proportionality known as universal gravitational constant, और इसे proportionality जो हमने दिया g, उसी को हम बोलते हैं gravitational constant। so gravitational constant, universal gravitational constant कैसे क्या होता है? let us consider the gravitational formula to understand g। अब हम कंसीडर करते हैं जो हमारा ग्रेविटेशन फॉर्मूला था उसको। तो हमारा ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या था, force is equals to g product of their masses and upon r square means distance square। तो ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट था। सपोज अगर आप सपोज कर लेते हैं जो प्रोडक्ट है दोनों के मासेस का, अगर हम उसको 1 ले लेते हैं और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसको भी हम 1 ले लेते हैं, तो जो हमारी फोर्स है, जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की इक्वल। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो ये हमारा क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी SI यूनिट्स होती हैं न्यूटन, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर और मास की किलोग्राम। तो यहाँ से हमारी SI यूनिट्स आ जाती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और CGS यूनिट्स डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर GM स्क्वायर। और जो हमारी वैल्यू होती है G की, जो हम न्यूमेरिकली हम यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए, तो ये जो वैल्यू होती है G की फिक्स्ड होती है, जो क्या है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ठीक है, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में तो हमने देख लिया क्या होता है। अब इंपोर्टेंस क्या होगी, इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मींस वो फोर्स जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखती है। मींस अगर आप खड़े हो, अगर आप बैठे हो, अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो अर्थ पे, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जहां से हमें पता चलता है कि जो अर्थ के पास एक ऐसी ग्रेविटेट फोर्स है जिससे हम उसके सरफेस पे है, मतलब बाउंडेड है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशन फोर्स इज, ऑप्शन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, फोर्स ऑफ रिपल्शन between the earth and any other body, it is the strongest force or it is a short range force। तो सिंपल इसका आंसर हमारा क्या है, it is the force of attraction between the earth and any other body। so which of the following is a property of gravitational force? तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की है, it is the weakest of all the forces, it has longest range, it is mass dependent or all the above। तो इसका हमारा आंसर क्या है, all the above, because see gravitational force is appreciable in case of massive body like stars and planets। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हैवी मास की जो बॉडीज है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। जो हेवनली बॉडी, जो मासिव बॉडी, जिनका मास ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे भी हम ग्रेविटेशन फोर्स को
देख सकते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस बट हैज द लॉन्गेस्ट रेंज। और जो ये फोर्स होती है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, बट जो ये वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर। इट इज मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो मास पे डिपेंड करती है, बट जो चार्ज होते हैं उनके ऊपर वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और इन लास्ट, इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू ग्रेविटेशन, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और ये नेचर में क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन फोर्स इज मैथमेटिकली गिवन एज। ये अभी जो इसका फॉर्मूला था हमने ड्राइव करा था कि ग्रेविटेशन फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, दिस वन, जिसका प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड डिस्टेंस स्क्वायर, और ये हमारा इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। Now in the Newton's law of gravitation, G is called universal gravitational constant. और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अगर हमने वो न्यूमेरिकली वैल्यू उसकी निकाले तो न्यूमेरिकली वो किसके इक्वल होता है, इन चार ऑप्शंस में से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी प्लेसेस एट यूनिट डिस्टेंस। तो इसका आंसर ग्रेविटेशन कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज, तो इसकी वैल्यू हमारी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मींस ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमारा ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन ने कैसे समझाया, अपने जो लॉज थे, जो न्यूटन ने 2-3 लॉ दिए थे, उनमें से जो लॉज थे हमने उनकी हेल्प से ये समझा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी, हम कैसे उसको करते हैं, कैसे बाउंड करके रखते हैं जो हमारी अर्थ है। तो और ये कुछ क्वेश्चंस थे उन पे डिपेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।